क्या है, दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया है। तो अब चलते हैं डायरेक्ट इनके वेडिंग सीन में। नाउ वेडिंग डे हैज अराइव्ड, ये तो शादी का दिन आ गया है। यहाँ पे जेन और रोचेस्टर शादी के सारे विधियां कर रहे होते हैं, फॉर्मेलिटीज कर रहे होते हैं, रस्में कर रहे होते हैं। बट सडनली एक आदमी, मिस्टर मैसन यानी कि रिचार्ड मैसन, मैंने कैरेक्टर में पूरा नाम लिखा था रिचार्ड मैसन, ये जोर जोर से चिल्लाता हुआ आता है वेडिंग में, रुक जाओ, ये शादी मत करो, क्योंकि रोचेस्टर क्या है, ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है, तो ये खुद को इंट्रोड्यूस करता है, ये बताता है जेन को कि मैं रोचेस्टर की पहली पत्नी का भाई हूँ, यानी कि जो इसकी बीवी होती है, कौन, बर्था मैसन। ठीक है, मैंने कैरेक्टर में लिखवाया था शी इज वाइफ ऑफ रोचेस्टर, ये शादीशुदा है पहले से ही। तो ये जेन को बताता है कि ये शादी मत करो, क्योंकि रोचेस्टर क्या है, रोचेस्टर ने मेरी बहन से शादी की थी पहले और अभी भी उसकी बीवी जो है जिंदा है, तो तुम ये शादी नहीं कर सकते। ही हैज ऑलरेडी मैरिड विद बर्था। और इन दोनों की शादी कहाँ हुई थी और कब हुई थी, जब ये जवान था, और शादी हुई थी जमाइका में। ठीक है, जमाइका एक कंट्री है, वहां इन दोनों की शादी हुई थी। तो उस नाते तुम दोनों शादी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक तुम्हारी जो पहली बीवी है वो जिंदा है। तो जेन के सामने रोचेस्टर इस बात से डिनाई नहीं करता कि ये झूठ बोल रहा है, ब्ला ब्ला। ठीक है, वो एग्री हो जाता है और कह देता है जेन से, बता देता है, हाँ ये जो लड़का यानी कि रिचार्ड मैसन जो कह रहा है वो सच है, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, लेकिन मेरी शादी जो है इन लोगों ने बर्था से धोखेबाजी से कराई। ठीक है, क्योंकि इनकी बहन जो है पागल है, पहले से ही पागल है और आज तक वो पागल ही है। उसका हम इतना ट्रीटमेंट करा चुके हैं और करवा भी रहे हैं, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है एंड शी हैज गॉन मैड। तो एक पागल लेडी के साथ कैसे कोई इंसान पूरी लाइफ रह सकता है। और अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए ये जो है शादी में उपस्थित जितने भी गेस्ट होते हैं उन सबको और जेन को ये लेकर जाता है थॉर्नफील्ड के 3rd स्टोरी पे, यानी कि 3rd फ्लोर पे। ठीक है, यहाँ पे ये जो 3rd फ्लोर है ना, किसका, थॉर्नफील्ड हॉल का, थॉर्नफील्ड बिल्डिंग का जो 3rd फ्लोर है, यहाँ पे वो लेडी यहाँ पे उसने अपनी वाइफ को रखा हुआ है, बर्था को। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए वो जेन को और बाकी सब वेडिंग गेस्ट को यहाँ लेकर के आता है रोचेस्टर, और कहता है आप सब अपनी आंखों से देख लो कि जो इसकी बहन है यानी कि जो मेरी बीवी है वो पागल है। तो ये बर्था क्या कर रही होती है, अपने नाखूनों से चारों दीवारों को इसने खरोच रखा होता है और एक एनिमल की तरह ये घुर्रा रही होती है सब पे। ठीक है, यानी कि पागलों का जो बिहेवियर होता है वही ये कर रही होती है। इससे ये साबित हो जाता है कि जो रोचेस्टर है वो सच कह रहा था, उसकी जो बीवी है वो पागल है और एक पागल लेडी के साथ लाइफ नहीं स्पेंड हो सकती। लेकिन यस, ये बात उसने जेन से छुपाई। तो इसी बात से नाराज होकर जो जेन है वो वेडिंग लोकेशन को छोड़ के चली जाती है, यानी कि जो थॉर्नफील्ड है यहाँ से ये चली जाती है, शादी नहीं करती। शादी को बीच में छोड़कर ये सच जानने के बाद ये यहाँ से रिमूव कर जाती है, फ्ली चली जाती है। रोचेस्टर को ये थॉर्नफील्ड में ही छोड़ के चली जाती है। ओके, एक पॉइंट बताना रह गया था, ये भी बताता है जेन को कि मैंने इसकी देखभाल के लिए ग्रेस पूल को अपॉइंट किया था, यानी कि ग्रेस पूल जो मैंने आपको लिखवाया था एक कैरेक्टर, ये मैंने बताया था ना, ये इसकी सर्वेंट है, यानी कि इसकी कीपर है। तो वो बताता है कि इसकी देखभाल के लिए मैंने ग्रेस पूल को भी रखा हुआ है ताकि इसको सारा ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम मिलता रहे। और वो ये राज भी खोल देता है, जो उस दिन आग लगी थी ना जिसमें तुमने मेरी जान बचाई थी, वो आग भी जो है बर्था की वजह से ही लगी थी, क्योंकि ये अपनी पागलपंती में ऐसी हरकतें करती रहती है कि किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो वो वाली आग भी जो है इसकी वजह से ही लगी थी। तो अब क्या होता है, जेन के यहाँ से जाने के बाद ये जो है इधर उधर भटकने लगती है। ठीक है, क्योंकि वापस घर नहीं जाती है, ये ऐसे ही सड़कों पे रातें बिताने लगती है। बहुत ही मिजरेबल इसकी कंडीशन हो जाती है, खाने को खाना नहीं होता, रहने को घर नहीं होता, सोने को जो है बेड नहीं होता।
तो ये जो खाना है वो भी भीख मांग मांग के खाती है अपना गुजारा करने के लिए, और अपनी रातें सड़कों पे ही बिताती है बाहर, ठीक है। तो इस तरह की इसकी कुछ कंडीशन हो जाती है यहाँ से जाने के बाद। तो सडनली एक दिन क्या होता है, तो सडनली एक जगह और होती है मोर्टन, ये थॉर्नफील्ड के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो जेन को तीन लोग मिल जाते हैं, तीन जो सिबलिंग्स मैंने आपको लिखवाए थे रिवर्स। कौन कौन? स्टेफन जॉन, मैरी और डायना, ठीक है। ये सारे रिवर्स हैं, जैसे मैरी रिवर्स, डायना रिवर्स, जॉन रिवर्स, ठीक है। तो ये इसको मिलते हैं और ये लोग क्या करते हैं, जेन को अपने घर ले आते हैं, ठीक है। अब ये इनके साथ चली गई है इनके घर रहने के लिए। ये तो इसको एज अ हेल्प करने के लिए लाते हैं, ठीक है। कोई लड़की इस कंडीशन में है तो उसकी हेल्प करने के लिए ये उसे अपने घर ले आते हैं। लेकिन स्टिल अभी ना तो इन तीनों को पता है और ना ही जेन को पता है कि हम आपस में हम सब कजन्स हैं, ओके। अभी ये राज इन सबको नहीं पता। तो जॉन क्या करता है, जॉन को बताती है कि भाई मैं टीचर थी पहले, मैं ये पढ़ाई कर रखी है, ब्ला ब्ला अपने बारे में बताती है। तो जॉन क्या करता है, इसके लिए एक जॉब ढूंढता है, ठीक है। जॉब ढूंढता है और इसको जॉब दिलवा भी देता है। कहाँ? मोर्टन में ही एक चैरिटी स्कूल है, ठीक है, एक चैरिटी स्कूल है, वहां ये इसे टीचिंग का जॉब दिला देता है। तो अब जो जेन है उसके पास एक जॉब भी है और रहने के लिए घर भी है, किसकी बदौलत? स्टेफन जॉन की बदौलत। तो सडनली जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है, ये स्टेफन जॉन जो है जेन को पसंद करने लगता है, ठीक है। याद रखिएगा, थॉर्नफील्ड में रोचेस्टर और जेन दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ केवल जॉन जेन को पसंद करता है और जेन के मन में जॉन के लिए कोई फीलिंग नहीं है, ठीक है। ये इसे पसंद नहीं करती, ये सिर्फ इसे अपना अभी फ्रेंड मानती है क्योंकि इसने बुरे वक्त में इसकी हेल्प की, ओके। देन सडनली व्हाट हैपन वन डे, एक दिन क्या होता है, ये जो जॉन है जेन को एक शॉकिंग न्यूज देता है, यानी कि सरप्राइजिंग न्यूज देता है, क्योंकि इसे कहीं से पता चला होता है जेन जो है हमारी कजन है। तो यही न्यूज देने वो जेन के पास जाता है, उसे कहता है, तो ये इससे बताता है जो पहले जो तुम्हारे पापा थे, यानी कि जो अब दुनिया में नहीं है, वो हमारे भी अंकल रह चुके हैं एक जमाने में, ठीक है। उनका क्या नाम था? जॉन आयरे, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे फादर थे ये हमारे भी अंकल थे, तो इस नाते हम तुम्हारे कजन्स हैं और तुम भी हमारी कजन हो, ठीक है। तो और जो अंकल हैं यानी कि जो जॉइन आ रहे हैं, तुम्हारे लिए 20,000 पाउंड्स, ठीक है, ये हिस्सा अपनी प्रॉपर्टी में से तुम्हारे लिए छोड़ करके गए हैं। तो जब इसे पता चलता है इतना बड़ा लार्ज अमाउंट मेरे लिए अंकल छोड़कर गए हैं, वो अंकल जो मेरे भी थे और इनके भी थे, यानी कि हम आपस में सब भाई बहन हैं, कजिन्स हैं, तो ये डिसाइड करती है कि मैं इस अमाउंट को इन तीनों के साथ बांटूंगी, ठीक है। यानी कि सारा का सारा अकेले यूज नहीं करूंगी, ये जो तीनों मेरे कजिन्स हैं मैं इनके साथ वो बांटूंगी, ओके। तो इस अमाउंट का ये डिसीजन होता है 20,000 पाउंड्स, इन इंडियन करेंसी आप लगा सकते हो अप्रॉक्स 20 lakhs, ठीक है, 20 लाख, ओके। इतना सब होने के बाद अब स्टेफन जो है इंडिया जाने का डिसाइड करता है, ठीक है। ये डिसाइड करता है कि मैं इंडिया जाऊंगा किसी काम से, एक मिशनरी बन के ये इंडिया जाना चाहता है, यानी कि धर्म प्रचारक। तो ये जेन से कहता है कि भाई मैं तो इंडिया जा रहा हूँ घूमने इस मिशन के साथ, तो ये बोलता है कि भाई तुम भी मेरे साथ चलो, ठीक है। ये इसे रिक्वेस्ट करता है अपने साथ इंडिया ले जाने का, लेकिन बोलता है अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें अपनी वाइफ बना करके ले जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया इसे पहले से ही पसंद करता है, तो ये इसे बोलता है मैं तुम्हें अपने वाइफ बनाकर ले जाऊंगा। हालांकि ये कजन्स हैं, फिर भी ये इसको ऐसा प्रपोजल करता है। तो जेन कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ इंडिया तो चलूंगी, इंडिया जाने के लिए मैं रेडी हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं वाइफ बन के नहीं जाऊंगी। आई विल नॉट गेट टू मैरी विद यू, मैं आपके साथ शादी नहीं करूंगी और ना ही आपकी बीवी बनूंगी,
ठीक है, इंडिया ले जाना है तो ऐसे ही ले जाओ, वरना कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज शी नोज कि ये तो मेरा कजन है, मैं कैसे इसकी बीवी बन सकती हूँ। ठीक है, लेकिन ये बात इसके समझ में नहीं आती है और ये क्या करता है, जेन को प्रेशराइज करने लगता है, यानी कि उस पर दबाव बनाने लगता है कि कैसे भी करके वो उससे शादी के लिए रेडी हो जाए। तो दबाव में आने के कारण जेन भी जो है बहुत ही मतलब लगभग 60% वो मान जाती है इसकी बीवी बनने के लिए। ठीक है, तो लगभग वो मानने लगती है इसकी बात को। बट सडनली, इससे पहले कि ये इंडिया जाती इसके साथ इसकी वाइफ बनकर, इसके मन से ही एक आवाज आती है, इंटरनल वॉइस आती है कि जो मेरा पहला प्यार है, यानी कि जिसे मैं छोड़कर आई हूँ, रोचेस्टर, ही इज कॉलिंग मी, वो मुझे बुला रहा है और वो बहुत दुख में है। ठीक है, तो इसे अचानक उसकी याद आ जाती है और उसके लिए फीलिंग्स वापस आ जाती है, वापस उमड़ने लगती है इसके मन में। और क्या आती है अंदर से आवाज कि वो बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में है और वो मुझे बुला रहा है, ही इज कॉलिंग मी। देन जेन फाइनली डिसाइड्स टू रिटर्न थॉर्नफील्ड। तो ये थॉर्नफील्ड वापस लौटने का जो है डिसीजन ले लेती है। ठीक है, तो यहाँ के जितने भी लोग इसे मिले थे, कजन्स जो भी हैं, इन सबको छोड़ के वो वापस थॉर्नफील्ड आ जाती है, किससे मिलने, रोचेस्टर से मिलने। तो अब हमारा फाइनल सीन भी जो है थॉर्नफील्ड में होगा। ठीक है, थॉर्नफील्ड में भी फर्नडीन नाम एक घर है, वहां जाके नोवेल का एंड होगा। तो अब देखते हैं थॉर्नफील्ड में जाके इसने क्या किया। नाउ दिस नोवेल इज अबाउट टू कंप्लीट, खत्म होने वाला है ये नोवेल। स्टोरी पसंद आ रही है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, देन डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, और भी कोई नोवेल हो जो आप मुझसे एक्सप्लेन कराना चाहते हो, आपको कहीं भी उसका लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा है, देन डू कमेंट बिलो, कमेंट में आप उस नोवेल का नाम लिख सकते हैं। देन व्हाट विल आई डू, आई विल स्टडी दैट नोवेल फॉर यू एंड एक्सप्लेन टू यू। तो अब देखते हैं थॉर्नफील्ड में जेन के वापस आने के बाद क्या होता है। ये जब थॉर्नफील्ड पहुंचती है तो ये देखती है जो थॉर्नफील्ड का ग्राउंड है, ठीक है, वो पूरा जला हुआ है, वहां पे बुरी तरह की आग लगी हुई थी। आग लगी हुई थी इन द सेंस आग लग करके जो भी नुकसान होना था वो हो चुका था, अब वो बुझी हुई थी, यानी कि अब जो पूरा फ्लोर है वो इतना काला पड़ गया था कि साफ पता लग रहा था यहाँ कभी आग लगी है। ओके, यानी कि एक तरह से जो थॉर्नफील्ड हॉल है उसमें बहुत बुरी तरह की आग लगी थी, जिसमें काफी नुकसान हुआ, किसका, रोचेस्टर का, क्योंकि वो जो आग लगी थी वो उसकी पागल बीवी बर्था की वजह से ही लगी थी, बिकॉज ऑफ बर्था। ठीक है, तो उस फायर इंसिडेंट में इस बर्था की तो डेथ हो जाती है, शी डाई। साथ में जो रोचेस्टर है, रोचेस्टर ने जो भी सर्वेंट्स उस थॉर्नफील्ड हॉल में काम करते थे, रोचेस्टर ने उनको बचाया, उनको बचाने की कोशिश की, किसको, अपने सर्वेंट्स को, जिसे इसने इसको भी बचाने की कोशिश की थी पर बचा नहीं पाया, इसके लिए वो मर गई। ठीक है, और सर्वेंट्स को बचाने के चक्कर में रोचेस्टर ने अपनी दोनों आईज जो है गवा दी, इसकी दोनों आंखें चली गई, ये अंधा हो गया और इसका एक हाथ भी जो है जख्मी हो गया, यानी कि एक तरह से ये पूरा बहुत बुरी कंडीशन इसकी हो गई, क्योंकि अब ये देख नहीं सकता था और इसका से केवल एक ही हाथ वर्किंग था। ठीक है, ही लॉस्ट his 2 eyes and 1 hand। ठीक है, तो इतना बड़ा हादसा जो है इसके साथ हो गया, इसलिए क्योंकि ये इन दोनों के बीच ट्रू लव था। तो जब ट्रू लव होता है ना तो हमें इंटरनली कुछ ऐसी फीलिंग आती है, पता चल जाता है कि जो हमारा लवर है वो किसी मुसीबत में है। तो ऐसा ही कुछ सीन इन दोनों के साथ हुआ, रोचेस्टर के साथ यहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ, तभी जो जेन है वो अपनी अंदर की आवाज सुनकर थॉर्नफील्ड खींची चली आई। तो लेकिन जब जेन यहाँ आती है उसको ये सब पूरा हॉल खाली मिलता है, इतना बड़ा इंसिडेंट कि उसे इतने सारे प्रूफ मिलते हैं। तो आसपास के लोगों से पूछती है कि भाई रोचेस्टर कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। तो वहाँ के लोग उसे बताते हैं कि अब रोचेस्टर यहाँ नहीं रहता, अब वो अपने नए घर में शिफ्ट हो गया है और उस नए घर का नाम क्या है, फर्नडीन। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था आपकी नोवेल का एंड होगा कहाँ, फर्नडीन में। फर्नडीन क्या है, न्यू होम ऑफ रोचेस्टर। रोचेस्टर का नया घर है, क्योंकि उस जले हुए घर में तो वो नहीं रह सकता ना।
तो जब इसे पता चलता है रोचेस्टर फर्नडीन में रहता है तो ये भी यहीं आ जाती है इससे मिलने। ठीक है, ये रोचेस्टर से मिलने फर्नडीन आ जाती है उसके नए घर। फिर ये दोनों अपने रिलेशनशिप को दोबारा बिल्ड करते हैं, एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं एंड फाइनली दे गेट टू मैरी, और अंत में ये जो है शादी कर लेते हैं। और फिर जो इनका दाम्पत्य जीवन है, मैरिड लाइफ है, बहुत ही हैप्पीली आगे कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, कुछ टाइम बाद इनका बेबी भी हो जाता है। और जेन जो है इसकी जिंदगी के 10 साल कैसे गुजरे वो एक लेटर में लिख देती है। शी रोट अ लेटर, सारा अपनी मैरिड लाइफ का एक्सप्लेनेशन वो इसमें लिखती है कि शादी के कुछ टाइम बाद हमें एक बेबी भी हुआ और रोचेस्टर की जो दोनों आँख थी जो एक्सीडेंट में चली गई थी, आग वाले एक्सीडेंट में, उसमें से एक आँख की रोशनी वापस आ चुकी है एंड नाउ ही इज एबल टू सी हिज सन, और अब वो अपने बेटे का जो चेहरा है वो देख सकता है। ठीक है, यानी कि इसकी सेहत में भी काफी सुधार होता है बिकॉज जेन इज केयरिंग सो मच। Okay students, so this was the whole explanation of this novel. If you have any confusion still then do comment, but I tried my best to explain you. तो अब चलिए जल्दी से, बहुत कम टाइम बचा है, फटाफट से मैं आपको थीम्स बता देती हूँ एंड हाउ टू एनालाइज देम, हाउ यू कैन राइट इन योर एग्जाम। ठीक है, वो सब मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। डोंट क्विट द वीडियो, वॉच टिल द एंड बिकॉज थीम्स में ही आपको सारा इंपॉर्टेंट एनालाइज करना है। एग्जाम में आप पूरी स्टोरी नहीं लिख सकते ना फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, एग्जाम में स्टोरी नहीं लिखनी होती, एग्जाम में आपको थीम्स एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, लेकिन उसमें एक्सप्लेन करना क्या है वो अब बताती हूँ। ओके बच्चों, कम टू थीम पार्ट देन वीडियो विल बी ओवर। When any question occurs in the exam related to Jane Eyre, then firstly you have to write a brief paragraph about its writer, who is Charlotte Bronte। ठीक है, शार्लेट ब्रॉन्टे के बारे में आप जो है फर्स्ट पैराग्राफ कवर करोगे 5 to 6 लाइन्स में, अगर कोई भी क्वेश्चन इस नॉवल से रिलेटेड आता है तो। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली, व्हाट आर दे आस्किंग टू यू, वो आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, देन वो ही ध्यान में रखते हुए आपको कोई भी थीम एनालाइज करनी है। ठीक है, पूरा स्टोरी आपको नहीं लिखना है, आपको स्टोरी आपको पता चल गई ना, यानी कि अब आपकी थिंकिंग स्टोरी के लिए क्या है वो उस भाषा को आपको अपने शब्दों में जो है वहाँ लिख करके आना है। ठीक है, शार्लेट ब्रॉन्टे ने ये नोवेल क्यों लिखी, उनकी क्या आइडियोलॉजी रही, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, एक तरह से आपको या तो अपनी आइडियोलॉजी एक्सप्लेन करनी है या शार्लेट ब्रॉन्टे की एक्सप्लेन करनी है, और वो एक्सप्लेनेशन का आइडिया आपको कहाँ से मिलेगा। व्हेन यू आर सर्चिंग दिस कीवर्ड ऑन गूगल, डू सर्च जेन आयरे थीम्स। ठीक है, जेन आयरे थीम्स अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ काफ़ी सारी थीम्स ओपन होकर आएंगी। देन आपको एक एक थीम ना सिर्फ रीड करनी है। जब आप वो रीड करोगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का एनालिस आपको जो है एग्जाम में करके आना है। ठीक है, क्योंकि उसमें स्टोरी एक्सप्लेन नहीं होता है थीम्स में, केवल आपको आइडियोलॉजी एक्सप्लेनेशन मिलता है। आइडियोलॉजी एक्सप्लेनेशन शार्लेट ब्रॉन्टे का कि उसके क्या विचारधारा रही ये नोवेल लिखने से पहले और क्या वो रीज़न था जो उसने ये नोवेल लिखी। ठीक है, इस तरह आप अपनी आइडियोलॉजी भी बना सकते हो, देन कंपेयर करके आप अपना आंसर खुद बना सकते हैं। तो कम टू थीम नंबर 1, लव एंड मैरिज। ठीक है, लव को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। लव आप यहाँ 2 लोगों का एक्सप्लेन कर सकते हो। लव बिटवीन जेन एंड रोचेस्टर, कि उनका लव रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप हुआ, एंड लव ऑफ स्टेफन जॉन, क्योंकि जो जेन है वो जॉन से तो प्यार नहीं करती थी ना, लेकिन जॉन जेन को पसंद करता था और उससे शादी भी करना चाहता था। ठीक है, तो उसका लव क्या था, उसका वन साइड लव था। तो यहाँ पे आप दोनों लव एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड देन मैरिज, लव का रिजल्ट मैरिज में कब बदला, कैसे बदला, वो आप एक्सप्लेन करोगे। सोशल क्लास में क्या है, जितनी भी जगहें रही जैसे लोवुड स्कूल, थॉर्नफील्ड या फिर गेट शेड, वहाँ पे किस तरह से जो है जेन के साथ बिहेव किया गया। ओके, और थॉर्नफील्ड से जाने के बाद किस तरह की उसकी कंडीशन हो गई, बहुत ही बुरी हालत हो गई। तो वो सारा स्टेटस आप यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हो कि समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हेल्प करने के लिए आगे आते हैं, जैसे रिवर्स सिबलिंग्स। ठीक है, रिवर्स के तीनों भाई बहन, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बिल्कुल हेल्प नहीं करते, बेशक वो उनके घर में रह रही है लड़की, फिर भी वो उससे ना अच्छा बर्ताव करेंगे ना उसकी कोई हेल्प करेंगे। तो इस टाइप का सोशल क्लास आप यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हो। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन,
यहाँ पे आप उसकी आंट मिसेस रीड का रोल डाल सकते हो कि उसने कितना डिस्क्रिमिनेशन किया, किसके साथ, जेन के साथ और अपने बच्चों में। ठीक है। रोल ऑफ फैमिली में आप यहाँ रीड की फैमिली को एक्सप्लेन करोगे कि जब जेन उनकी फैमिली के साथ रहती थी तब कैसा एटमॉस्फेयर था, और जब जेन ने स्टार्ट किया रिवर्स की फैमिली के साथ रहना। ठीक है, वो तीनों भाई बहन स्टेफन, जॉन, मैरी और डायना, तो तब वहां पे कितना फैमिलियर बिहेवियर सबका रहा उसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे रोल ऑफ फैमिली भी डिफर हो गया, एक तरफ हेट एक तरफ लव। ठीक है, यहाँ पे उसके साथ क्रूअल बिहेवियर हुआ, यहाँ पे उसके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर हुआ। सेल्फ डिस्कवरी इन द सेंस, जब नोवेल स्टार्ट हुआ था तो जेन 9 साल की थी, तो 9 साल से 18 साल तक पहुंचते पहुंचते और अपनी शादी की एज तक पहुंचते पहुंचते उसने कैसे खुद को कितना डेवलप किया, क्या क्या उसने फेस किया, यानी कि कौन से वो इंसिडेंट्स थे जिनको फेस करने के बाद उसका सेल्फ डेवलपमेंट हुआ, तो वो आप यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। सिंपैथी, ठीक है, सिंपैथी थीम यू कैन यूज दिस फॉर स्टेफन, जॉन, मैरी एंड डायना, क्योंकि उनमें दया भाव था तभी उन्होंने जाके जेन की हेल्प करी। एंड ऑल्सो यू कैन यूज विद फॉर बिजी भी जेन के साथ कितनी फैमिलियर रिलेशनशिप में थी, जबकि उसे पता था कि रीड की फैमिली में उसके साथ बहुत क्रूअल बिहेवियर होता है, तो वहाँ पे वो उसके साथ सिंपैथी वाला बिहेवियर रखती थी। देन यू कैन ऑल्सो यूज फॉर हेलन जो उसकी स्कूल में फ्रेंड बनी, और वहाँ का जो मास्टर था मिस्टर ब्रॉकली हर्स्ट, वो उसके साथ क्रूअल बिहेवियर करता था, लेकिन स्कूल में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी छोटी छोटी उनको सॉल्व करने के लिए हेलन ही उसकी मदद करती थी। ठीक है, सो इतने सारे कैरेक्टर्स को आप यहाँ सिंपैथी में एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी आइडियोलॉजी के साथ। ओके, सो नाउ ऑल द टॉपिक्स आई हैव कवर्ड कैरेक्टर्स, आई हैव कवर्ड समरी, स्टोरी एंड थीम्स। और एग्जाम में आंसर किस तरह से आपको बनाकर लिखना है वो भी मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, आपको अपनी लैंग्वेज में वर्ड्स कहाँ से लाने हैं वो भी मैं बता चुकी हूँ। इन द एंड ऑफ द आंसर आपको एक कंक्लूजन भी देना है, यानी कि थीम्स के अंदर ही आप अपना आइडियोलॉजी लिख रहे हो तो इट मीन्स वो आप अपना कंक्लूजन ही लिख रहे हो। ओके, सो इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम एंड मेक योर नोट्स। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माई प्लेलिस्ट and do follow my channel for competitive English and spoken English as well. Bye.